दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित का एक मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। दोस्तों मूल बिंदु के नियामक होते हैं तो मूल बिंदु किसको कहते हैं? तो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलता है यानी कि जहां इसका ओरिजिन होता है उसको कहा जाता है मूल बिंदु। जिसका मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? तो 0,0 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी का माध्य, यानी कि आपको ए बी सी का अगर माध्य निकालना होगा तो इसका माध्य आप लोग कैसे निकालिएगा? तो इसका माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे और उसको 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि कुल कितना संख्या है? 3 संख्या, यानी कि ए बी सी है तो इसको हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा माध्य आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि साइन 30 डिग्री का मान है। दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, बताइए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? आपको tan 45 डिग्री का मान लिखना है, तो आपको पूरा लिखना है कि tan 45 डिग्री का मान इतना होता है, तब पता चलता है कि आपका कौन सा प्रश्न का उत्तर दिए हैं। तो जल्दी से आप बताइए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 4,0,3,2,3,3,6,3,8 का बहुलक है। दोस्तों इसका बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना है? सीधे देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए यहाँ पर 3 आया हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक कितना होगा? 3 होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान है। दोस्तों एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि देखिए एक्स अक्ष पर अगर हम लोग वाई नियामक निकालेंगे तो कितना होगा? 0 होगा, और वाई अक्ष पर अगर हम लोग एक्स नियामक निकालेंगे तो वो भी 0 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। दोस्तों अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है? तो बहुलक वर्ग कहलाता है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। दोस्तों संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न। कहता है कि वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह होगा। दोस्तों 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या कहते हैं? तो दोनों को योग करके हम लोग 2 से भाग देते हैं, यानी कि इसका बीच वाला संख्या निकालना है। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया, और 20/2 कितना होगा? 10 होगा, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 10 आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए कहता है कि -3 और -2 किस पाद में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है? दोस्तों दोनों माइनस में है, यानी कि यह तृतीय चतुर्थांश में होगा। हम बहुत और बताए हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसका तृतीय पाद में यह कैसे है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न हम बहुत बार बताए हैं कि tan 64 डिग्री बटा cot 26 डिग्री का मान है। देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या करना है? तो सीधे इसका आंसर 1 होता है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है? तो tan 64 डिग्री को हम लोग चेंज करके cot 26 डिग्री कर देंगे, और cot 26 बटा cot 26 कितना होगा? 1 हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो दोस्तों अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल। कहता है कि एल्गोरिदम विभाजन विधि एक तकनीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वो एक तकनीक है। किसका तकनीक है? तो HCF निकालने का, यानी कि मस निकालने का एक तकनीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल। कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोणों का योगफल। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज अगर हम लोग इस तरह से खींचेंगे तो इसका जो सम्मुख कोण कौन होगा? तो इसका सम्मुख कोण ये होगा। ये अगर ये सम्मुख कोण, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं, तो ए का सम्मुख कौन होगा? डी होगा, और बी का सम्मुख कौन होगा? सी होगा। इसी प्रकार से अगर बी और सी का अगर योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और ए और डी का योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको एक कोण दे देगा, जैसे एक कोण दे दिया 50 डिग्री और पूछ दिया कि इसका सम्मुख कोण क्या होगा, तो हम लोग 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों कोई बिंदु है, बाहरी बिंदु है, और उस पर हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। कितना स्पर्श रेखा खिंचाएगा? तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि अगर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा को लंबाई होगा वो आपस में क्या होगा? आपको आंसर बताना है कि दोनों जो रेखा होगा आपस में बराबर होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आप लोग वीडियो रोक करके भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। दोस्तों किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि एक घात वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों एक घात वाला समीकरण है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। प्रश्न है कि एक घात वाला समीकरण कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा रैखिक समीकरण। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसको मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो इसका होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा? कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो देखिए कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण का वर्ग होगा वो अन्य 2 भुजाओं के योगफल के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये थ्योरम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए 19वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि बगल के चित्र में डी ई समांतर बी सी, तो एक्स का मान है। दोस्तों ये थेल्स प्रमेय के अनुसार आपको दिया हुआ है कि डी है वो बी सी के समांतर है। तो डी जब बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ए डी बटा डी बी बराबर क्या होगा? ए ई बटा ई सी होगा। ए ई बटा ई सी होगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इस मान पुट करेंगे एक्स बटा 4 और बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा एक्स। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 चौका 16, और एक्स बराबर हो जाएगा 16 का अंडर रूट, यानी कि कितना आ गया? तो प्लस माइनस 4 आ गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक बार -4 आएगा, एक बार +4 आएगा एक्स का मान। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मूल बिंदु से कहता है कि 8,15 की दूरी है। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 17 का स्क्वायर आ जाएगा। 17 का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं, यानी कि 17 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि किसी खेल में रेशमा को जीतने की प्रायिकता है वो है 0.195, तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता क्या है? यानी कि 2 लड़की खेल रही है, एक रेशमा है और एक सुचिता है। एक का जीतने की प्रायिकता इतना है तो दूसरा का जीतने की प्रायिकता कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? एक में से घटा देंगे। अगर एक में से हम लोग 0.95 अगर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो हमको प्राप्त होगा 0.05, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा, तो 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो हमेशा 1 होता है। जैसे देखिए इसको एग्जाम्पल समझिए। अगर हम लोग 3 और 5 का निकालेंगे कितना होगा? 1 आएगा। उसी प्रकार से 7 और 5 का निकालेंगे तो कितना होगा? तो हमेशा 1 होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आपको दिख रहा है कि अंडर रूट 125 बटा
49 यानी कि इसको 15/7 लिख सकते हैं, यह परिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि युग्म समीकरण ये जो दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 और ये जो दिया हुआ है a2x प्लस b2y c, यदि इसमें a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण का हल होगा वो क्या होगा, तो ये बराबर नहीं होगा तो इसका केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर बाहर जाने वाली जीवा कहलाती है। दोस्तों कहता है कि केंद्र से होकर बाहर जाने वाली जीवा क्या कहलाएगी, तो इसका वृत्त का व्यास कहलाएगी, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, b² - 4ac को क्या कहते हैं। दोस्तों b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विवेचक और विभक्तर दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु होंगे। तो देखिए अगर 3 बिंदु का क्षेत्रफल 0 कब होगा, जब तीनों संरेखी होगा, यानी कि एक रेखा में होगा। जैसे अगर तीनों बिंदु अलग अलग है तो तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो इसका कभी क्षेत्रफल 0 होगा, नहीं होगा। तीनों बिंदु अगर एक लाइन में है और अगर तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो यह एक संरेख हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 1 + sin² बटा 1 + cos²। तो दोस्तों ये भी सिंपल सा सीधे फार्मूला आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा cot²। देखिए कैसे cot² हो गया, तो देखिए 1 + sin², तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos², और बटा में 1 + cos², इसको हम लिख सकते हैं sin²। और cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है, और यहाँ पर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, cot² बच जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। कहता है कि 9 sec² माइनस 9 tan² का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 9। कैसे, 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा sec² माइनस tan² बराबर 1, और 9 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन, कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। दोस्तों विवेचक निकालने के लिए b² - 4ac, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और -4 a की जगह पर कितना है, 2 है, और c की जगह पर कितना है, 3 है। तो 4 दूना 8 और 8 दिया 24, यानी कि 16 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, -8 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 का मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों देखिए आसान प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्लस माइनस में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा जाता है, तो इसमें आपको देखना है कि प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। इस प्रश्न ये सब प्रश्न इसीलिए देता है कि स्टूडेंट माइनस और प्लस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा, तो आप लोग जानते हैं एपी पर क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल, कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 16:81। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ यहाँ पर एक है वो मिस प्रिंट हो गया है, जिसको आप लोग सुधार लीजिएगा, कितना आएगा 16:81। और देखिए अगर आपको ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो रहा था 4:2 और भुजाओं का अनुपात पूछता तो दोनों का अंडर रूट कर देते हैं, यानी कि 2:3 आ जाता। तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PB बराबर, देखिए कहता है कि कोई वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक PA है और एक PB है, तो एक स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा भी बराबर होता है 8 सेंटीमीटर होगा। और यही प्रश्न हम आपको पहले पूछे थे कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई होता है वो आपस में बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि 1 + tan² थीटा बराबर है। दोस्तों 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है,
तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 36 नंबर सवाल कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता। दोस्तों ये जीत आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि उसमें दो ही होता है, एक जीत होता है एक पट होता है। जीत आने की प्रायिकता 1/2, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। कहता है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी है। तो दोस्तों दूरी फार्मूला, इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और सीधे इसका दूरी निकाल देना है। तो एक प्रश्न हम आपके लिए देते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से दूरी निकालिए और बताइए कि इसका ए आंसर होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। आपको लिखना है कि 36 का राइट आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। आपको जो भी आंसर है ये कमेंट कर देना। आप लोग वीडियो रोकिए और पहले क्वेश्चन बना करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 39 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, जिसका कोई हल होता है रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, विरोधी कहलाता है। यानी कि अगर कोई हल होगा तो विरोधी कहलाएगा और हल नहीं होगा तो अविरोधी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल कहता है किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। दोस्तों किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जैसे देखिए ये वृत्त है और इसके छोर पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ तक, तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, आपस में समांतर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि दी गई चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान्य कहलाएगा। देखिए कहता है कि कोई चर मान है उसको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा करके बीच वाला संख्या का चर मान क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है माध्यक। क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। तो आपको बताए थे कि बराबर होता है, यानी कि समान होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। दोस्तों आपको शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और ये दोनों मान पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर बता देते हैं। 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 288 पाई। जल्दी से आप लोग बनाइए और बताइए कि ये आंसर सही है या फिर गलत है, या फिर तीनों में से और कोई होगा। आप लोग जल्दी से इसका कैलकुलेशन करके बना लीजिए। आप लोग शंकु का आयतन का फॉर्मूला है उसको रखिए और ये दोनों मान पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कॉस π/3 का मान है। दोस्तों कॉस π/3 कहने का मतलब वो क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए कॉस π/3 यानी कि 180/3, तो कितना हो गया, तो 180/3 की जगह तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि 44 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है, देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अर्धवृत्त का कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई लंबी जीवा को करता है। यानी कि कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है, तो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि 46 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 2 भागों में बराबर उसको विभाजित करता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बिंदु इतना इतना मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए मध्य बिंदु का सीधा आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 48 नंबर सवाल कहता है कि यदि कॉस ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान है। तो देखिए tan ए बहुत आसान है, tan ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो b/p होगा, b/p होगा। और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है और p का वैल्यू कितना आएगा, इसको निकाल कर
आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 48 का सही आंसर कौन हो गया, 48 का जो सही आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए एक बार, साइन कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा पी, तो बी यहाँ पर 4 हो गया, और सॉरी एच कितना, पी बटा एच होता है तो एच कितना है 5 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एच हो गया, और यहाँ पर पी, तो पी कितना हो गया, तो यहाँ पर पी का वैल्यू निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 का जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 में से 16 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी कि पी का वैल्यू आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, यानी कि पी बटा बी कितना है, तो 3/4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ग अंतराल इतना का परिसर होगा। दोस्तों परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 18 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। इसका परिसर कितना है, तो 12 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, और जो अगला वीडियो इसका आएगा उसमें हम लोग 51 से लेकर के 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी। तो आप लोग को वीडियो यहीं पर रोकते हैं, अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए।